अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खुश होंगे और अपनी पढ़ाई जो है उसको स्टडी को सीरियस ले रहे होंगे। तो आज फिर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा बायोलॉजी का 11th लेक्चर होगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में कम्बैटिंग डिजीज़। जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि बायोलॉजी किस तरीके से सर्व करती है, उसमें पहला था फूड प्रोडक्शन का और सेकंड था डिजीज़ कंट्रोल, कम्बैटिंग डिजीज़, मुकाबला कैसे करती है डिजीज़ का। तो कम्बैटिंग डिजीज़ में बायोलॉजी जो है, क्योंकि हेल्थ एरिया ऑफ हेल्थ और जो डिजीज़ कंट्रोल है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, लिहाजा इस प्रोग्रेस को 3 एक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हम बीमारी से बच किस तरह से सकते हैं। दूसरा है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। और तीसरा है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। इन तीनों को हमने वन बाय वन पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। प्रिवेंटिव मेजर्स बेटा उन बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो कि लाइलाज हैं, जिनका अभी तक इलाज दस्तयाब नहीं होता। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोरोना की वबा आम है, तो उसकी कोई एंटीडोज तो प्रेजेंट नहीं है, लिहाजा क्या है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, उससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। और ये बहुत अहम है, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस ने जैसे-जैसे तरक्की की है, एडवांसमेंट हुई है, तो उसकी मदद से हम रिसर्च की मदद से इन चीज़ों को डिटरमिन करने कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि इस डिज़ीज़ के साथ कौन-सा एजेंट ऑफ डिज़ीज़ जो है वो कनेक्टेड है। हमें पता होना चाहिए कौन वायरस है, बैक्टीरिया है या फंगस की डिज़ीज़ है, या किस चीज़ से डिज़ीज़ जो है वो फैल रही है, उसका एजेंट कौन-सा है। जैसे कि ये कोरोना वायरस, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आजकल मशहूर काम चल रहा है, तो कोरोना जो है वो कोरोना हो रही है, तो लिहाज़ा कोरोना जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा सेकंड पॉइंट, हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता होना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि हमें एक तो बीमारी फैलाने वाले जो पैथोजन है उसका पता होना चाहिए, और दूसरा उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, कोरोना जो है हम कहते हैं ड्रॉपलेट की सूरत में एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो सकता है या हो जाता है। तो इससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे हमें प्रिवेंट करने के लिए भी अपने आप को बचाना पड़ता है। जैसे कि आजकल आपको पता है सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क जो है वो यूज़ करें, ताकि ये हमारे लंग्स में ट्रांसफ़र ना हो। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताया गया है वो एड्स के बताया गया है। एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि बीमारी है। अब हमें पता होना चाहिए कि एड्स का जो वायरस है वो कौन-सा है। तो हमें पता है कि एड्स का जो वायरस है वो एचआईवी, जिसको हम शॉर्ट नेम लेते हैं, और कॉमनली नोन एज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो कहलाता है। इसी के बेस के ऊपर ही नाम जो है डिज़ीज़ का भी वो रखा गया है, इसी के साथ रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि ये बीमारी कैसे फैलती है। तो सबसे पहले हमें पता है ये फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उनसे फैलती है, यानी कि सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन जो होती है उससे अगर एक बंदे को है तो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएगी। नंबर 2, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, एक
पेशेंट जो है वो अगर एक नॉर्मल पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देगा तो उससे भी ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। थर्ड, कंटामिनेटेड सिरिंजेस मीन अगर आपने इंजेक्शन लगाया है किसी पेशेंट को जो कि एड्स पॉजिटिव है, तो जिस उस अगर सिरिंज को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट पेशेंट के लिए, तो इसका मतलब है उसमें हम वो एड्स वायरस जो है उसको ट्रांसफ़र कर चुके होंगे। तीसरा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग जो है डिफरेंट जो डॉक्टर्स होते हैं, उस ड्यूरेशन में अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं वो कंटेमिनेटेड हैं एचआईवी से, तो इसका मतलब है जिस चीज़ का वो ऑपरेट करेंगे वो पॉजिटिव होता जाएगा। अब क्योंकि ये इनक्योरेबल है बीमारी, इस बीमारी का इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हमें इससे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बीमारी है हमारी वो है हेपेटाइटिस, जो हमारे सिलेबस में कोर्स में शामिल है। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस की बहुत सारी फॉर्म है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हम जनरली पढ़ रहे हैं कि हेपेटाइटिस के लिए कौन सा वायरस कौन सा है, वो है हेपेटाइटिस वायरस, जिसको हम एच वायरस कहते हैं। अब ए के लिए हेपेटाइटिस ए वायरस है, बी के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो वो सो ऑन। क्योंकि हम अभी जनरल बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक में हमें हेपेटाइटिस वायरस, वो वायरस जो कि हेपेटाइटिस की डिजीज कॉज करता है, वो। अब इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जनरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किसी के लिए यानी कि स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि उसकी हेपेटाइटिस की तमाम जो फॉर्म्स हैं उनको मद्देनज़र रख के इसमें कंसिडर किया गया है। तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, दूसरा कंटामिनेटेड सिरिंजेस से, और तीसरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी मदद से ये फैल जाता है। मीन हेपेटाइटिस एच वायरस जो है वो स्प्रेड होने की तीन मेन रीजंस जो हैं, और भी बहुत सारी हैं जो कि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में शामिल हैं वो हैं तीन: ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम इन चीज़ों से हम अपने आप को प्रिवेंट कर लें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, इनसे हम अपनी हिफाजत कर लें, तो फिर हम इन मूजी जो अमराज हैं इससे हम अपने आप को प्रिवेंटिव मेजर की मदद से बच सकते हैं। और डॉक्टर्स भी हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि बी केयरफुल एंड अवॉइड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिससे ये बीमारियां फैलती हैं उनसे बचना चाहिए या उनसे हम बचें। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने बड़े ज़रूरी हैं, जो कि बुक में शामिल नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन्स बायोलॉजिकल प्रेपरेशंस होती हैं। बायोलॉजिकल प्रेपरेशन से क्या मुराद है? वैक्सीन्स या तो किल्ड पैथोजेंस होते हैं, या वो नीम किल्ड नियरली किल्ड होते हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। दे आर कॉल्ड एज वैक्सीन्स, उनको हम वैक्सीन्स का नाम देते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन वो मेथड है जिसमें हम वैक्सीन को इनकोलेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो उस डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो है वो डेवलप कर सके। तो वैक्सीनेशन क्या है? इज़ द यूज़ ऑफ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज़। यानी कि वो तमाम मेथड्स, जैसे इंजेक्शन की सूरत में वैक्सीन्स ली जाती हैं, या कुछ ओरल पोलियो की वैक्सीन जो है वो ओरल ड्रॉप्स की सूरत में है। तो ये जो तरीक़ेकार है जिसमें वैक्सीन्स जो हैं वो बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती हैं, उसको हम वैक्सीनेशन का नाम देते हैं। तीसरा, इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन का मतलब है ए पर्सन इज इम्यून टू ए स्पेसिफिक डिजीज, कि वैक्सीनेशन के नतीजे में वो बंदा उस बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है।
जैसे कि आपको पता है अब तो हाइपेटाइटिस की वैक्सीनेशन जो है या वैक्सीन जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, पोलियो की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हैं, इसी तरह से मम्प्स की, मिजल्स की या दूसरे जो और बीमारियां हैं उनकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। और आमतौर पे आपने को भी लगे होंगे, बचपन में 5 इंजेक्शंस लगते हैं और हम फिर उन बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो लाइफ टाइम हमें बीमारियां कॉज नहीं होती। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में सबसे पहले ये बताया गया कि कुछ डिजीजेज हैं जिनको कंट्रोल किया गया बाय वैक्सीनेशन। और वो कौन सी हैं? पोलियो है, वॉफिंग कफ कफ है, मिजल्स हैं, मम्प्स हैं एंडसेट्रा। और ये तमाम की तमाम वैक्सीनेशन के मदद से दुनिया से कंट्रोल की गई। ऐसे ही स्मॉल पॉक्स के मतलब भी आपने सुना होगा, उसको भी दुनिया से एरेडिकेट कर दिया गया, मीन ख़त्म कर दिया गया। ये जो वैक्सीन और वैक्सीनेशन जो है, इसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ 1796 में। एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर, इसने ये टेक्निक जो है वो डेवलप की और इसकी मदद से फिर आगे इसमें तरक्की होती गई। एडवर्ड जेनर जो था, इसने देखा कि कॉपॉक्स की एक बीमारी है जो कि कॉज को लगती है। और इसने देखा कि वो लोग, ये एक छोटी सी स्टोरी है कि वो लोग जो कि ये जानवरों के साथ, इन कैटल्स के साथ रिलेटेड हैं, जो उनका दूध निकालते हैं, या वो लोग जो इनको चारा वगैरह डालते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको नहलाते हैं, उन लोगों को ये बीमारी नहीं लगती। जबकि आम पर्सन में जो कि इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, उनको ये बीमारी बड़ी जल्दी लग जाती है। तो इसके मतलब ज़्यादा जो है वो फिर आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसने इसको फिर डेवलप किया, जिसको वैक्सीनेशन का नाम उसने दिया, जो कि डेवलपमेंट है। अब नाम भी इसका कोपॉक्स से ही है। वैका, को कहा जाता है, लैटिन वर्ड है, जिससे फिर ये वैक्सीन बना नाम। अब होता इसमें क्या है, साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे तो फिर ये पॉसिबल है कि जो बैक्टीरियल या वायरल एपिडेमिक हैं या पेंडेमिक हैं, मीन जिससे ये पूरी वबा की तौर पे फैलती हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत आसान है। कि हम वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द वैक्सीन्स। लिहाजा वो तमाम लोग, पीपल्स जो हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो इम्यून हो जाएंगे वैक्सीनेशन से। लिहाजा उन लोगों को ये बीमारी नहीं होगी। और इसी बेस के ऊपर साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया है कि स्मॉल पॉक्स जो है उसको दुनिया से टोटली जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे पाकिस्तान है, तो इसमें अभी भी हम लोगों को ये हो जाती है। लेकिन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये क्लेम है कि इस बीमारी को हमने पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया है। और साइंटिस्ट जो हैं, जैसे कि एड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एड्स जो है वो इनक्योरेबल है, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई या नहीं बनी किसी भी दुनिया में। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसकी वैक्सीन जो हैं उनको ट्रायल कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेड है कि थोड़े ही अरसे में इसकी कोई ना कोई वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी, जिससे हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते होंगे। देन वैक्सीन्स के बाद थर्ड जो हमारा था कि ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। ये जो ड्रग है, आजकल हम ड्रग्स को नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं, यानी कि वो नशा आवर चीज़ें जो हैं वो ड्रग्स कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो हमारी मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स हैं। अब उसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक्स आती हैं। एंटी मीन अगेंस्ट, बायो मीन लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट जो मेडिसिन हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब ये कब यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं जब कोई पर्सन सिक हो जाता है, मीन आप बीमार हो गए हैं, आपको कोई बीमारी
जो है उसकी सिम्टम्स ज़ाहिर हो गई हैं, जैसे आपको मलेरिया हो गया लेट्स से, ठीक है, तो इट मीन्स इफ़ ए पर्सन इज सिक, अगर एक बंदा जो है वो सिक हो गया, जैसे कि ये डायग्राम में आप देखें, एक बच्चा है उसको हाई टेम्परेचर हो सकता है इसको मलेरिया हो, लिहाजा ही इज सिक विद डिजीज, लिहाजा हम क्या, डॉक्टर क्या करेगा, इसको एंटीबायोटिक जो है वो देगा। और एंटीबायोटिक क्या करेंगे, ही सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, इसको एंटीबायोटिक देगा। और एंटीबायोटिक क्या करेंगी, दे विल किल द बैक्टीरिया, ठीक है, क्या करेंगी, बैक्टीरिया को किल करेंगी। और इस तरीके से जो है मलेरिया के लिए तो आपको पता है प्लाज्मोडियम है जो कि बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन हम बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहे हैं फिलहाल, कि ये एंटीबायोटिक अगेंस्ट द बैक्टीरिया यूज़ की जाती हैं जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है, लेकिन मलेरिया के लिए भी आपको पता है कि एंटीबायोटिक जो है वो अवेलेबल हैं। अब इसी तरह से बैक्टीरिया जो होते हैं, क्योंकि ये भी लिविंग है, लिहाजा अगर हम कोई एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मुसलसल यूज़ करते हैं, तो बैक्टीरिया जो हैं वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर इसके अगेंस्ट जो है वो कुव्वत बन जाती है, जिससे फिर वो इन एंटीबायोटिक से किल नहीं होते हैं। तो ये उसी वक्त तक फ़ायदेमंद है जब तक कि बैक्टीरिया जो हैं वो रेजिस्टेंस नहीं हो जाते। लिहाजा बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंस हो जाते हैं, अब देखें कि एक एंटीबायोटिक जो होती है उसको हमेशा डॉक्टर उसकी एक डोज प्रिस्क्राइब करता है कि आपने ये एंटीबायोटिक इतने दिन तक लेनी है, सुबह शाम लेनी है या सुबह दोपहर शाम लेनी है, जो भी उसका होता है, या वो इंजेक्शन लगाता है। और वो एक टेन्योर होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर हम एंटीबायोटिक्स को प्रॉपर यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, कोई एक बैक्टीरिया या दो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे। अब ये बैक्टीरिया जो होंगे दे आर रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, और ये ग्रो करेंगे, और फिर इसके रिजल्ट में जो डिजीज दोबारा से वही बीमारी अगर लग जाएगी तो फिर उससे वो वाली एंटीबायोटिक जो है वो कंट्रोल उसको नहीं करेगी, क्योंकि वो अब ये बैक्टीरिया जो है उसके रेजिस्टेंट हो गए हैं। लिहाजा हमें उससे अच्छी वैरायटी जो है, उससे अच्छी जनरेशन जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसकी एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ती है। अब आ जाए कैंसर, नेक्स्ट जो है हमारा कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो मेनली दो तरह से की जाती है। एक हम रेडियोथेरेपी करते हैं जो कि कॉमन मेथड है, और दूसरा कीमियोथेरेपी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडियोथेरेपी कैसे करते हैं। रेडियोथेरेपी में जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है वो एक स्पेसिफिक मशीन आपको ये नज़र आ रही है, ये एक पेशेंट लेटा हुआ है, इसके पेट में, स्टमक के अंदर, बेली के अंदर जो है उसके अंदर कोई कैंसर का जो है वो कैंसर प्रेजेंट है। लिहाजा अब क्या करेंगे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से रिपीटेडली विद रेगुलर इंटरवल इसके ऊपर रेडिएशन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंसरस पार्ट जो है दैट इज एक्सपोज टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन, टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल जो कि इस मशीन के अंदर प्रेजेंट है, और वो यहाँ से उसको रेडिएशन करेंगे। इस जगह पे अगर कैंसरस पार्ट है इसका, तो इस तरीके से उसको ख़त्म किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और ये रिपीटेडली करना पड़ता है, ये नहीं होता कि एक ही दफ़ा रेडियोथेरेपी करवाएं और कैंसरस पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बल्कि उसमें रिपीटेड और विद रेगुलर इंटरवल। और ये चीज़ कौन डिटरमिन करता है, ये डॉक्टर जो है वो डिटरमिन करता है, जो कि स्पेशलिस्ट होता है इसका। तो कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स। सेकंड जो है दैट इज ए ट्रीटमेंट कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, एंटी कैंसर सब्सटेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं, एंटी कैंसर केमिकल्स रेगुलर इंटरवल के ऊपर यूज़ करते हैं, पेशेंट को देते हैं, ताकि हम
कैंसर जो है उसको कंट्रोल कर सकें। तो कीमियोथेरेपी जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंटी कैंसर केमिकल सब्सटेंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये अमूमन जो है वो ड्रिप की सूरत में, यानी कि जो ड्रिप है वो लगाई जाती है, उसमें वो केमिकल्स जो हैं वो सारे इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं टू द पेशेंट। और ये भी काम हमें रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर करना पड़ता है। और इसमें नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है इसमें? कि जो केमिकल्स होते हैं वो कैंसरस सेल्स को भी किल करते हैं और नॉर्मल सेल्स को भी किल करते हैं। ये इसका एक, इस टेक्निक का एक साइड इफ़ेक्ट भी है कीमोथेरेपी का। क्योंकि आपने देखा होगा जिन जो लोग कीमोथेरेपी करवाते हैं, एक तो उनका कलर ब्लैक हो जाता है, दूसरे उनकी बॉडी के बाल जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो थोड़े वीक भी हो जाते हैं, क्योंकि जो एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिहाजा ये कैंसरस सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स जो हैं उनको भी डैमेज करते हैं। नेक्स्ट जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी के बाद, वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या करते हैं कि जो डिफेक्टेड जीन होता है उसकी रिपेयर की जाती है। यानी कि जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है डेवलप की है साइंटिस्ट ने, जिसमें हम डिफेक्टेड जीन जो है उसको रिपेयर करते हैं। और रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तरीक़ेकार क्या होता है कि हम एक नॉर्मल जीन जो है, जो कि जीन हमें चाहिए, मीन ये एक रेट्रोवायरस है, इसमें नॉर्मल जीन उसका रखा गया है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये नॉर्मल जीन है जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन को आइसोलेट करते हैं और फिर बॉडी के अंदर जो बोन मैरो स्टेम सेल्स होते हैं, ये हमारा बोन है आपको नज़र आ रही, इस बोन से ये सेल निकाल लिया गया। इस सेल के अंदर ये डिफेक्टेड जीन जो है वो प्रेजेंट है। अब इस सेल के ऊपर रेट्रोवायरस जो है उसको यूज़ किया गया, उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया, इंसर्ट किया गया और ये रेट्रोवायरस ने जाके अपना डीएनए जब ट्रांसफ़र किया और वो इसके साथ प्रोवायरस की सूरत में अटैच हो गया, तो उसके अंदर अब नॉर्मल जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई और उसके रिज़ल्ट में वायलर रिकम्बिनेंट डीएनए बना, जो इस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो गया। अब क्या किया, इस सेल को लेके वापस रिटर्न कर दिया गया है बाय यूजिंग इंजीनियरिंग, और उसको वापस स्टेम सेल जो है उसको वापस लगा दिया गया उसकी असली जगह के ऊपर, होस्ट सेल में, जिसको के कैंसर था या कोई और बीमारी भी थी। तो वो सारी बीमारियां जीन थेरेपी से भी क्योर की जाती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है नॉर्मली उनको आजकल नॉर्मली रूटीन में उनको ट्रीट करना। तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें आइसोलेशन ऑफ नॉर्मल जीन, यानी कि पहले नॉर्मल जीन लिया जाता है, उसको वायरस में इंजेक्ट किया जाता है और फिर जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी से बोन मैरो सेल स्टेम सेल जो है उसको लिया जाता है, लेके उस वायरस को उस सेल के ऊपर जो है वो अटैक करवाया जाता है। वहाँ पे वो जाके अपना डीएनए छोड़ता है, जब वो डीएनए वहाँ ट्रांसफ़र करता है तो फिर उसकी जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। वो जीन जो इंटरेस्ट जो था वो जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है और उस सेल को वापस उसकी स्टेम सेल में दोबारा से बोन मैरो सेल्स के अंदर लगा दिया जाता है और इस तरीके से वो जीन जो है वो अपना नॉर्मल प्रोडक्ट जो है वो बनाना शुरू कर देता है। तो ये जीन थेरेपी था। नेक्स्ट जो है वंस अगेन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, आपने प्लांट्स में भी पढ़ी, यहाँ भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये उससे डिफरेंस है। कंबैटिंग डिजीज यूटिलाइजिंग ऑल मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि एक ऐसा तरीक़ेकार जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बीमारियों का मुकाबला करने के लिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ और जिस जगह पे उसकी ज़रूरत होती है, जहाँ और जिस जगह पे उसकी हमें ज़रूरत होती है उस जगह पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या चाहिए हमें? इसमें हमें चाहिए इंश्योरिंग ए पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम,
जैसे आप देखें डेंगू है या कोरोना वायरस है, तो इसमें हमें कम्युनिटी का तामन जो है, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो है, उसको यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिटी तावन नहीं करेगी तो फिर इसके ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सकता। और हमें कम्युनिटी को क्या देना है, अगला नेक्स्ट स्टेप, हमें कम्युनिटी को अवेयरनेस देनी है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये कितना सीवियर है, कितना खतरनाक है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों होता है। जैसे आजकल आप रोज़ टीवी पे सुनते हैं कोरोना वायरस जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे के हाथ कंटामिनेटेड हाथ अगर हम मुँह पे लगाते हैं, आँख पे लगाते हैं, नाक पे लगाते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो कि कंटामिनेटेड है, पेशेंट है, उसके पास अगर हम बैठते हैं और उसको छींक आती है, तो ये हमारे ट्रांसफ़र हो जाए। और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? ये तमाम जो प्रोग्राम है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिसीज़मेंट या आईडीएम का नाम जो है ये कहलाता है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोग्राम होता है। अगर इसमें कम्युनिटी प्रॉपरली इंश्योर करे अपनी पार्टिसिपेशन, और हम प्रॉपरली उनको कन्वे कर सकें कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है और इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी कॉज़ क्या है और रेमेडीज़ क्या हैं, तो फिर ये एक बहुत इफ़ेक्टिव प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी ख़तरनाक बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत मदद देता है। जैसे कि आपने पिछले साल, 2-3 साल पहले डेंगू का बड़ा चर्चा हुआ था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत कम्युनिटी में अवेयरनेस दी गई और उससे फिर उसको कंट्रोल, ऐसे ही कोरोना है, ये करंट प्रॉब्लम है, इसको भी इंशाल्लाह इसी तरीके से हम कंट्रोल करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था और उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, और आप इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स की सूरत में, और उसके साथ-साथ कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो आप लिख सकते हैं ताकि आपको उसका प्रॉपर जवाब दिया जा सके। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह